यूपी के युवाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देने का वादा। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कसा तर्ज। चीनी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। हमारे पास 28 लाख टन चीनी मौजूद है। यूपी में 1 महीने में चीनी की खपत 4 लाख टन। विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने किया बड़ा ऐलान। कहा यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव। अयोध्या में संतों की बुलाई गई बैठक में हंगामा। चढ़ावा चोरी केस की सीबीआई जांच की मांग। 1 लाख संतों के साथ आंदोलन करेंगे कंप्यूटर बाबा। और बिहार के पटना के गांधी मैदान से छात्रों का मार्च शुरू। सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र। मार्च के दौरान छात्र पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, सीईसी ज्ञानेश कुमार का लखनऊ का दौरा। मुख्य चुनाव आयुक्त लखनऊ के दौरे पर हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ में मीडिया को संबोधित किया है। दूसरे दिन बीएलओ के साथ सीईसी का संवाद भी हुआ है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में सीईसी ने संवाद किया है। बूथ लेवल अधिकारियों से चुनावी चर्चा भी उन्होंने की है। चुनावी तैयारियों को लेकर के सीईसी की अहम बैठक। भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के और 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के अलर्ट मोड पर हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ये लखनऊ का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इसी की कड़ी में तैयारियां आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग अभी से करनी शुरू कर चुके हैं। और चुनाव आयोग की तरफ से ये पुख्ता किया जा रहा है कि अभी से तैयारियां चुनाव उत्तर प्रदेश चुनाव निर्वाचन आयोग किस तरह से कर रहा है। गाइडलाइंस का फॉलो होना चाहिए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में बीएलओ के साथ सीईसी ने संवाद किया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीद गाह विवाद मामले में सुनवाई जारी है। कृष्ण जन्मभूमि शहीद गाह विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई जो है वो चल रही है। पिछली सुनवाई में वादी ने अंतरिम पत्र दाखिल की थी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये अंतरिम प्रार्थना पत्र जो है कोर्ट में हाई कोर्ट में दाखिल की थी। अंतिम फैसला आने तक विवादित स्थल पर रोक की मांग। सार्वजनिक कार्यक्रम प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से आज हाई कोर्ट में डीएम एसएसपी मथुरा की रिपोर्ट दाखिल होगी। मामले में कुल 18 मुकदमों की सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। पिछली सुनवाई में वादी ने अंतरिम पत्र दाखिल किया था। इसके वादी हैं आशुतोष ब्रह्मचारी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने हिंदू पक्ष की तरफ से इस बात को दायर किया था। अंतरिम प्रार्थना पत्र उन्होंने दायर किया था और हाई कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की उन्होंने मांग की थी। अंतिम फैसला आने तक विवादित स्थल पर कोर्ट ने हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी। सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे और प्रदर्शन पर भी रोक लगाने की मांग उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी ने की थी। हाई कोर्ट में देखिए आज जो मथुरा के डीएम हैं, एसएसपी हैं, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। और जो अपडेट आ रही है इस मामले में सुनवाई जारी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मामले में कुल 18 मुकदमों पर सुनवाई चल रही है और एक सीरीज आप कह सकते हैं मुकदमों की जो इस मामले में है उन सब पर प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामले की सुनवाई हो रही है। इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से भी अपने वाद दाखिल किए गए थे। लगातार ये जो मामला है वो अपने 18 मुकदमों की जो सुनवाई चल रही है अपने अब अंतरिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में जो आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो अंतरिम प्रार्थना पत्र दाखिल करके
जो मांग की थी कि विवादित स्थल पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे ईद के समय में नमाज न पढ़ी जाए, प्रदर्शन यहाँ पर न हो, कोई भी ऐसी धार्मिक गतिविधियाँ दूसरे पक्ष की तरफ से मुस्लिम पक्ष की तरफ से न हो जो विवादित हों। और अगर जब तक ये मामला न्यायालय में है, कोर्ट के दायरे में है, कोर्ट इस मामले में लगातार सुनवाई करने के लिए तैयार है और लगातार ये मसला पूरे कोर्ट में, हाई कोर्ट में है, तब तक मुस्लिम पक्ष यहाँ पर किसी भी तरीके का धार्मिक अनुष्ठान न करे, किसी भी तरीके का यहाँ पर कार्यक्रम न करे, प्रदर्शन न करे। इसको लेकर के हाई कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया है उसको लेकर के अंतरिम पत्र दाखिल किया गया। चलिए, विनय हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर फोन लाइन पर। विनय, बताइए जरा क्या जानकारी है। जी बिल्कुल, बता दें हम आपको जी कि आज जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस सुनवाई में वादी ने दाखिल किया था अंतरिम पत्र, आशुतोष ब्रह्मचारी ने दाखिल किया था अंतरिम पत्र। और हम आपको बता दें कि अंतिम फैसला आने तक विवादित स्थल पर रोक की मांग की गई है। सार्वजनिक कार्यक्रम प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है। आज हाईकोर्ट में डीएम एसएसपी मथुरा की रिपोर्ट दाखिल हुई। मामले में कुल 18 मुकदमों की चल रही सुनवाई। जी हाँ बिल्कुल, आशुतोष ब्रह्मचारी के द्वारा जो अंतरिम पत्र विनय दाखिल की गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो उनका आशय क्या है इससे, जो अंतरिम पत्र दाखिल किया गया उसमें क्या कहना चाहते हैं विनय? हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष की ओर से सुनवाई को टालने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की है कि मामले की तय कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मामले में जुड़ी विभिन्न लंबित अर्जियों और अन्य कानूनी बिंदुओं पर भी अदालत में सुनवाई हुई। अब नजर इस बात पर है कि हाईकोर्ट आगे की सुनवाई और लंबित अर्जियों को लेकर क्या दिशा निर्देश तय करता है। जी, और मस्जिद कमेटी की तरफ से क्या कहा जा रहा है विनय? जी बता दें कि मुस्लिम कमेटी से लोक अदालत ने मुस्लिम पक्ष के उपस्थित नहीं होने के चलते समझौता वार्ता को विफल घोषित किया था। इसी रिपोर्ट और उसके बाद की कानूनी स्थिति को लेकर अदालत के समक्ष पक्ष रखा गया है। जी चलिए ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में जो हमारे सहयोगी विनय हैं वो बता रहे हैं कि इस मामले में सुनवाई जारी है और लगातार आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो अंतरिम प्रार्थना दाखिल की थी उस मामले पर, उस मसले पर हाईकोर्ट इस वक्त सुनवाई जो है वो कर रहा है। और इस मामले में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने वाद जिन्होंने रखे थे उस पर हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई हो रही है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की आज बड़ी बैठक है लखनऊ में। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे इस बैठक। लोक भवन में शाम 4 बजे बैठक होने वाली है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी और सरकार की योजना और नीतियों पर मंथन होगा। योगी कैबिनेट की अहम बैठक, कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। इस कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो लंबे समय से लंबित थे उन पर योगी सरकार का हरी झंडी, योगी सरकार की जो हरी झंडी है वो आज मिल सकती है। कई प्रस्ताव पर जो है मुहर लग सकती है। जो अपेक्षाकृत लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीदें थी उस पर आज अहम बैठक करके लोक भवन में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी उनको मिल सकती है। सरकार की योजना और नीतियों पर मंथन होगा। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। ये बड़ी बैठक होने वाली है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। लोक भवन में शाम 4 बजे ये बड़ी बैठक होने वाली है। लोक भवन में बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर जो है मुहर लगाई जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम विकास की परियोजनाओं को लेकर के मंथन किया जा सकता है। याद ही होगा कल आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 करोड़ से ज़्यादा की जो परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की उन पर थर्ड पार्टी ऑडिटिंग कराने की जो उन्होंने एक नई गाइडलाइंस बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे उस पर भी आज मंथन हो सकता है।
और चलिए बढ़ेंगे आगे। बिहार से बड़ी खबर आपको बताते हैं। पटना में सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र, आंदोलनकारी छात्र प्रदर्शन करेंगे। सीएम आवास का घेराव करेंगे। गांधी मैदान से सीएम आवास तक छात्रों का ये मार्च होगा। छात्रों को आगे बढ़ने से पुलिस रोक रही है। पटना पुलिस इस वक्त सतर्क है और बैरिकेड्स तोड़ करके जो छात्र हैं वो आगे बढ़े हैं। तस्वीरें भी आई हैं, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बताते हैं छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामे की खबर मिल रही है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के छात्र लगातार मार्च कर रहे हैं। ये देखिए जो आप तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प कैसे हुई है आप देखिए। किस तरह से छात्रों ने बैरिकेडिंग्स को गिराया है और बैरिकेड्स को गिरा करके उसके ऊपर प्रदर्शन किया गया छात्रों की तरफ से। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी इस दौरान कानून व्यवस्था को बनाने के लिए किया है। पटना में छात्रों पर पानी की बौछार भी की गई, यानी कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन छात्रों का ये प्रदर्शन जारी है और जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि सीएम आवास तक छात्र मार्च करेंगे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामे की जो तस्वीरें आई हैं हम आपको दिखाते हैं। हाथों में तिरंगा लेकर के छात्र आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान झड़प की स्थिति हुई है, तीखी नोकझोंक हुई है और बैरिकेड्स गिरा करके जो छात्र हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ गई है, बता दें आपको। दिल्ली में लगातार स्वाइन फ्लू का प्रकोप जो बढ़ रहा है उसको लेकर के दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर हो गई है और दिल्ली सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू को लेकर के अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अस्पतालों को विशेष वार्ड तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में अब तक H1N1 के 2000 मामले सामने आए, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर है। और इसीलिए देखिए स्वाइन फ्लू को लेकर के दिल्ली सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। दिल्ली सरकार की तरफ से इसमें H1N1 को लेकर के चर्चा की जाएगी और प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या उठाए जा सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जा सकते हैं, उसको लेकर के दिल्ली सरकार लगातार मंथन कर रही है। H1N1 के 2000 से ज्यादा मामले जो आए हैं उसको लेकर के दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर हो गई है। और बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मायावती बीएसपी जो है अकेले चुनाव लड़ेगी। यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। पंजाब में भी अकेले चुनाव लड़ेगी। 3 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर के चूंकि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आप कह सकते हैं कुछ सीटों पर बीएसपी का जनाधार है, कुछ सीटों पर बीएसपी लगातार कई जगहों पर अपने वोट प्रतिशत को उत्तराखंड में बीएसपी ने बढ़ाया है। और ऐसे में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए बीएसपी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीएसपी इन सभी सीटों पर 3 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब में भी बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खास करके फोकस बहन मायावती बीएसपी की है और ऐसे में बीएसपी की तरफ से एक रणनीति के तहत ये ऐलान कर दिया गया है कि बीएसपी हमेशा की भांति यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की तरफ से जो बड़ा ऐलान है उसको देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड के चुनाव में बहुत अहम भी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अपने कार्डन को लगातार बीएसपी मजबूत कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी लगातार एक्टिव है और उत्तराखंड में भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार एक्टिवनेस सक्रियता बढ़ा दी गई है। और ऐसे में जो ये ऐलान है बीएसपी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी कार्डर के कार्यकर्ताओं को एक संकेत बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्होंने दिया है कि आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए। प्रणवीर हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर इसी खबर पर। प्रणवीर बताइए जरा, बसपा का ये ऐलान क्या संकेत, किसके लिए हानि और किसके लिए लाभ?
निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीएसपी यूपी स्टेट कार्यालय से प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया है कि मायावती उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगी, ये एक बहुत बड़ी उनके अंदर कह लीजिए कि वो अपनी एक मजबूती को, एक दावेदारी को प्रस्तुत कर रही हैं। क्योंकि उनके पास अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में इस समय उनकी सीटों की संख्या 0 है, यानी कि एक विधायक उनके थे जिनकी अभी कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 0 की कगार पर मायावती रहते हुए भी इन्होंने इस तरीके से जो घोषणा किया है वो कहीं ना कहीं जो उनके प्रेस रिलीज में है वो साफ तौर पर कह रही है कि हमने बैठक की है, कार्यकर्ताओं से सूझबूझ किया और कार्यकर्ताओं के बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया है। वहीं दूसरी तरफ जो 15 जनवरी यानी 15 जनवरी 2027 को जो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का जो मायावती ने फैसला किया है, उसमें जो आर्थिक आधार पर जो पिछड़े से ज्यादा बेहतर, उनको बेहतर स्थिति करने की बात कही है। और अम्बेडकरवादी जो उनकी जो मूवमेंट है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको लगातार बढ़ाने की बात की है। मायावती ने बैठक किया और बैठक करने के बाद साफ तौर पर कहा कि पंजाब राज्य और पार्टी के जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी के संगठन और कार्यों की जिम्मेदारी अब वो नए सिरे से कहीं ना कहीं बांटेगी, उसमें तमाम लोगों को वो जोड़ेंगी और ये आम चुनाव से लेकर के जो उत्तराखंड का जो उपचुनाव है उसमें ईमानदारी के साथ कार्यकर्ता बसपा के साथ जुड़ेंगे और जुड़ करके एक जो पार्टी जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो बी टीम, हालांकि विपक्ष लगातार मायावती को बी टीम के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में देख रही है, लेकिन जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती का कंसेप्ट है और उन्होंने एक अपना जो कार्यशैली बना के रखा, किसी भी प्रकार से भी आपने देखा कुछ ही दिन पहले आकाश आनंद के पिता को उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया, यानी कि पार्टी की मूवमेंट और कार्यकर्ताओं के लगातार मूवमेंट और कार्यों की वो समीक्षा बैठक कर रही हैं, समय समय पर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रही हैं। तो जो पार्टी के विरोध गतिविधियां कर रहे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही हैं, यानी कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। साफ तौर पर मायावती का कहना है कि जो जनता के बीच रहेगा, जो जनता के बीच में जो जनहित के मुद्दे हैं, जो बसपा शासनकाल में जो कराए गए कार्य हैं, यानी कि जो 2007 से लेकर के 2012 तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश, पंजाब के जो कार्यकर्ता हैं उनको लगातार ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया प्रणवीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यानी कि 3 राज्यों में आप स्पष्ट मानिए कि बीएसपी की तरफ से संकेत दे दिया गया है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। इन तीनों राज्यों में, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। आइए बढ़ते हैं आगे। मिलावट खोर पर रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन इस वक्त अलर्ट मोड पर हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर छापेमारी की जा रही है, खाद्य विभाग की छापेमारी की जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ गई है, उत्तर प्रदेश में लगातार छापेमारी जारी है, लगातार छापेमारी जारी है। मिलावट खोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। और देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दें। नोएडा, गाजियाबाद और फतेहपुर की तस्वीर है। यूपी के इन 3 जिलों में खाद्य विभाग की संयुक्त छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद और फतेहपुर में देखिए 30 क्विंटल मिलावटी मिठाई नष्ट किया गया फतेहपुर में, जो तीसरी तस्वीर आपको दिखा दें। वैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं, रक्षाबंधन का ये पर्व नज़दीक आया है, उसमें मिलावट खोरों का जो आपदा में अवसर निकालने का ये जो प्रयास है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन देखिए किस तरह से अलर्ट मोड पर है और खाद्य विभाग मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार अक्षरशः पालन करते हुए लगातार इस वक्त नकेल कस रहा है। इन मिलावटखोरों पर हड़कंप मचा हुआ है। और देखिए भारी मात्रा में किस तरह से जो नकली रसगुल्ले हैं, नकली दुग्ध पदार्थ हैं, इन सभी को नष्ट किया जा रहा है। गाजियाबाद में 10 क्विंटल नकली पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ, वो नष्ट किए गए हैं। वहीं नोएडा में भी 100 क्विंटल से अधिक मिठाइयाँ नष्ट की गई हैं। और चलिए बढ़ेगा कि हिजाब के फैसले पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर शिया समुदाय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब मामले पर फैसले के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास की प्रतिक्रिया जो सामने आई है, उसमें वो कह रहे हैं कि स्कूल के ड्रेस कोड से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन इस्लाम में हिजाब को धार्मिक आस्था का हिस्सा माना गया है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान है और लेकिन धार्मिक मान्यताओं को भी समझने की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 अगस्त को फैसले में स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्रा की याचिका खारिज की थी। इस पर अब शिया समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमारे धर्म का, हमारे
पंथ का एक अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में किसी को भी इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हिजाब को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है, मैं माननीय न्यायालय से इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील करता हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान में हर मजहब को आज़ादी है पूरी तरीके से। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब रहते हैं और बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटी बच्ची के हिजाब के ऊपर पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी। मेरे ख्याल से हाईकोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, इसलिए कि अगर से कोई बच्ची हिजाब पहन के अपने स्कूल जाती है, अपने किसी काम से जाती है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने कॉलेज या स्कूल की लाइफ में, यूनिवर्सिटी की लाइफ में हिजाब पहनती है, तो हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। और बढ़ेगा आगे खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से ही, जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति खंडन करने का मामला सामने आया है। इससे हड़कंप मचा हुआ है गांव में। बदायूं के गांव में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये तस्वीर आपको दिखा दे। स्थिति का जायजा अधिकारियों ने लिया है। गांव में तनाव की आशंका देखते हुए एसडीएम और सीओ समेत कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस घटना के पीछे अराजक तत्वों की भूमिका की जांच कर रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। देखिए जरा तस्वीरें, तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस प्रशासन की मौजूदगी, वहां पर अराजक तत्वों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर आ रही है, जहां पर स्वाट टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यूपी के मेरठ में वांछित आरोपी को स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के वांछित अभियुक्त शेख सादिक खान को मेरठ से गिरफ्तार स्वाट टीम ने कर लिया है। आरोप है कि उसने पंचायत राज विभाग के सहायक अभियंता तीलापुड़ी नूका राजू, उसकी पत्नी मीना और बेटी सौजन्या को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, ब्लैकमेल करके जान से मारने की धमकी दी। परिणाम स्वरूप परिवार के तीनों सदस्यों ने गोदावरी नदी के पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अपर पुलिस अधीक्षक नगर के स्वाट टीम और आंध्र प्रदेश के स्थानीय पुलिस जनपद काकीनाडा के थाना स्वरपावरम के पुलिस के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन जनपद मेरठ में किया गया है, जिसमें एक 3 व्यक्ति की सुसाइड होने की एक सनसनीखेज में जो अभियुक्त है शेख सादिक खान, जो वहां से फरार होकर यहाँ पर मेरठ में आके छिपे हुए थे, उसमें जनपद मेरठ के जो सिटी स्वाट टीम है एसपी सिटी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम करते हुए अत्यंत सफलता पाई है। उसमें स्थानीय पुलिस जनपद काकीनाडा आंध्र प्रदेश के भी शामिल हुए थे। और चलिए पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर एक युवक का सिर कटा हुआ मिला, जिसके बाद सनसनी फैल गई है और लगातार इस मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। टीमें लगी हुई हैं, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, एफएसएल की टीम लगी हुई है। यूपी के कौशाम्बी में, माफ कीजिएगा, यूपी कौशाम्बी में युवक का सिर कटा हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ समेत मंजनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। युवक का शव मिलने की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो गई हैं, लेकिन सनसनी फैल गई है। यूपी के कौशाम्बी में एक युवक का सिर कटा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई है। लगातार इस मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। कई टीमें पहुंची हुई हैं, एफएसएल की टीमें पहुंची हुई हैं और जानकारी जुटाई जा रही है। यूपी के कौशाम्बी में ये सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक युवक का सर कटा हुआ मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। और चलिए एक साथ न्यूज़ रूम लाइव में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।